हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने चैनल गुरुमंत्र इंस्टीट्यूट पर। आज का ये वीडियो बीएससी का है। बीएससी में फिजिक्स हमारा चल रहा था। सेमेस्टर 1 की फिजिक्स चल रही थी। यूनिट नंबर 3 अभी अभी स्टार्ट किया है, तो उसका ये अगला वीडियो है। यूनिट नंबर 3 का नाम प्रत्यास्थता। ये न्यूटोनियन मैकेनिक्स का यूनिट है, तो इस चीज को याद रखिएगा। तो आज हम आगे के बहुत सारी चीजें, बहुत सारे टॉपिक आपको क्लियर कराएंगे। तो देखिएगा, यहाँ से सबसे पहला टॉपिक, आज एक डेरिवेशन भी कराएंगे। सबसे पहला टॉपिक है आज की वीडियो का प्रतिबल, या हम इसको स्ट्रेस। क्या होता है स्ट्रेस? आपको देखिए, हमने कल आपको बहुत सारी चीजें बताई थी। जिन्होंने नहीं देखा, पुराना वाला वीडियो देख लीजिएगा, आपको आज तक सब कुछ समझना है। हमने क्या किया कि जैसे ये कोई वस्तु है, जैसे मेरे पास तकिया है, इसको मैंने फोर्स लगाया तो इसकी आकृति में क्या हो गया, परिवर्तन हो गया। ऐसे परिवर्तन हो गया, हुआ नहीं हुआ? लेकिन जैसे मैंने ये छोड़ा, ऐसे दावा और छोड़ दिया, तो ये पुनः अपनी प्रारंभिक अवस्था में आ गया। इसका मतलब जैसे जैसे मैं इस पर, देखिएगा, यहाँ पर मैं फोर्स लगा रहा हूं, ऐसे वापस आ रहा है। ऐसे फोर्स लगाया, ये फिर छोड़ दिया, तो फिर वापस आ गया। मतलब मैं इस पर जितना बल लगा रहा हूं, बाहरी बल, तो ये वाली जो सरफेस है, ये भी अपनी प्रारंभिक अवस्था में आने का प्रयास कर रही है, यानी कि ये भी मेरे पर उतना ही बल लगा रही है। न्यूटन का तृतीय नियम भी ये कहता है कि हम जिस वस्तु पर जितना बल लगाते हैं, तो दूसरी वस्तु भी हम पर उतना ही बल लगाती है। ऐसे ही यदि मैं इसकी सरफेस पर कुछ बल लगा रहा हूं, तो इसकी सरफेस भी अपनी प्रारंभिक अवस्था में आने का प्रयास कर रही है, तो वो भी अपने आप में बल लगा रही है। तो इसका मतलब कि इसकी जो सरफेस है, वो जो हम बाहरी बल लगा रहे हैं, अर्थात ये जो हम बल लगा रहे हैं, इसको बोलेंगे विरूपक बल, क्योंकि ये इसकी आकृति में क्या कर रहा है, विरूपित कर रहा है, अर्थात इसकी आकृति में परिवर्तन कर रहा है, तो इसलिए ये विरूपक बल है। तो हम जो विरूपक बल लगा रहे हैं, तो इस विरूपक बल के विपरीत एक बल लग रहा है, जिसको हम प्रत्यानयन बल, ठीक है, क्या बोलेंगे हम, आंतरिक प्रत्यानयन बल कहेंगे। और ये आंतरिक प्रत्यानयन बल वस्तु को प्रारंभिक अवस्था में, अर्थात अपनी वास्तविक अवस्था में लाने का प्रयत्न करता है। अर्थात ये प्रतिबल क्या होता है कि किसी भी वस्तु की एकांक सतह के लंबवत लगाया गया आंतरिक प्रतिक्रिया बल। ये जो आंतरिक प्रतिक्रिया, ये जो सरफेस इस पर कुछ प्रतिक्रिया लगा रही है बाहर की ओर, तो वो कितना लगा रही है, एकांक सरफेस पर कितना प्रतिबल, कितनी बल लग रहा है बाहर की ओर, ठीक है। तो अब आप देखिएगा, नॉर्मल पूरा खिचड़ी पक गई, सीधे सीधे सब दिमाग से निकाल दो, सीख लो। जब हम बाह्य बल लगाकर किसी वस्तु की आकृति में परिवर्तन करते हैं, तो उस बल को हम विरूपक बल कहते हैं। तो जब किसी वस्तु पर विरूपक बल लगाया जाता है, तो विरूपक बल वस्तु की आकृति में परिवर्तन कर देता है। अर्थात वस्तु की सरफेस पर जब विरूपक बल लगाते हैं, तो वस्तु की सरफेस पर एक विरूपक बल के विपरीत एक बल लगता है, जिसे हम आंतरिक प्रतिक्रिया बल या प्रत्यानयन बल कहते हैं। इसी एकांक सतह पर लगने वाले आंतरिक प्रतिक्रिया बल को प्रतिबल कहते हैं। क्या कहते हैं? प्रतिबल। समझ में आई बात? नहीं आई? प्रतिबल क्या है? तो भैया, इस एकांक सतह पर जितना बल बाहर की ओर लगेगा, उसको हम क्या बोलेंगे, आंतरिक प्रतिक्रिया बल, या हम उसको एक शब्द में बोल दें तो प्रतिबल, ठीक है। तो देखिएगा यहाँ पर क्या है, साम्यावस्था में वस्तु के प्रति एकांक अनुप्रस्थ क्षेत्रफल पर कार्यरत या कार्य करने वाले आंतरिक प्रतिक्रिया बल, अर्थात प्रत्यानयन बल को प्रतिबल कहते हैं। मतलब यह है कि एकांक क्षेत्रफल पर कितना आंतरिक प्रतिक्रिया बल लगेगा, उसको हम प्रतिबल कहेंगे। अब आंतरिक प्रतिक्रिया को, यानी कि हमने इस पर कोई फोर्स लगाया, और ये जो वस्तु बाहर की ओर जितना बल लगाएगी, उसको मापने का कोई हम पर साधन नहीं है। इसलिए जितना बल, न्यूटन का तृतीय नियम, जितना हम इस पर बल लगाएंगे, उतना ही ये बाहर की ओर लगाएगा। इसका मतलब ये जो आंतरिक प्रतिक्रिया बल है, ये आंतरिक प्रतिक्रिया बल किसके बराबर होगा? विरूपक बल के बराबर होगा, जो हम इस पर बल लगाएंगे। अर्थात ये जो बल है किसके बराबर होगा? विरूपक बल के। और नीचे ये एकांक क्षेत्रफल आएगा ही आएगा। तो ये जो प्रतिबल है, हमारे द्वारा किसी वस्तु पर लगाए गए विरूपक बल और उसके एकांक क्षेत्रफल, यानी एकांक क्षेत्रफल पर हम कितना विरूपक बल लगा रहे हैं, उसके बराबर होता है। तो देखिएगा, माना किसी वस्तु का अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल A और बाह्य बल F
लगाया जाता है, जिसके कारण वस्तु विरूपित हो जाती है और वस्तु में उत्पन्न आंतरिक प्रतिक्रिया बल F डैश है। तो प्रतिबल बराबर क्या हो जाएगा, आंतरिक प्रतिक्रिया बल बट्टे वस्तु का यानी कि एकांक क्षेत्रफल, क्षेत्रफल लगा देंगे। आंतरिक प्रतिक्रिया बल भी क्षेत्रफल A पर क्रिया करता है। इस चीज को लिखो या मत लिखो ये तो आपको पता ही है, लेकिन यहाँ पर सबसे बड़ी चीज ये है, आंतरिक प्रतिबल या आंतरिक प्रतिक्रिया बल को मापने का कोई साधन नहीं है, परंतु साम्यावस्था में यह बल अर्थात आंतरिक प्रतिक्रिया बल विरूपक बल के ठीक बराबर होता है। अतः प्रतिबल बराबर विरूपक बल बट्टे क्षेत्रफल। बात समझ में आई या नहीं आई, देखिए मैं यहाँ पे बता दे रहा हूं। हम पढ़ रहे हैं प्रतिबल, प्रतिबल या हम बोलेंगे स्ट्रेस। क्या होता है, साम्यावस्था में किसी वस्तु के एकांक अनुप्रस्थ क्षेत्रफल पर कार्य करने वाले आंतरिक प्रतिक्रिया बल या हम इसको क्या बोल सकते हैं, प्रत्यानयन बल को प्रतिबल कहते हैं, मना किसी वस्तु का अनुप्रस्थ काट क्षेत्रफल A है तथा इस वस्तु पर विरूपक बल F लगाने पर वस्तु की आंतरिक प्रतिक्रिया बल F डैश है, तब प्रतिबल बराबर आंतरिक प्रतिक्रिया बल आंतरिक प्रतिक्रिया बल बट्टे अनुप्रस्थ क्षेत्रफल। ठीक है, ये हो गया। लेकिन यहां पे लिख लेंगे चूंकि ये जो आंतरिक प्रतिक्रिया बल है, आंतरिक प्रतिक्रिया बल, ये जो F डैश है वो किसके बराबर होगा, विरूपक बल के बराबर होगा, विरूपक बल ये इसके बराबर होगा। अतः प्रतिबल बराबर विरूपक बल बट्टे अनुप्रस्थ क्षेत्रफल। तो ये आपका फॉर्मूला निकल आया। ठीक है, अब ये प्रतिबल भी कई प्रकार का होता है। ठीक है, देखिएगा प्रतिबल किस तरीके से, ये देखिए यहाँ पर ये पहली बात तो ये कभी कभी इसका पूछ ले आपका मात्रक न्यूटन प्रति मीटर स्क्वायर, न्यूटन प्रति मीटर स्क्वायर,
विमा ये है, ये याद रखिएगा। अब प्रतिबल के कई सारे प्रकार हैं। प्रतिबल के कई सारे प्रकार कैसे? एक है आपका अविलंब प्रतिबल यानी कि नॉर्मल स्ट्रेस। जब किसी वस्तु पर, ये देखिए इसको थोड़ा बड़ा कर दे रहे हैं, जब किसी वस्तु पर उसकी सतह के अविलंबवत विरूपक बल लगाया जाता है तो वस्तु के प्रति एकांक क्षेत्रफल पर कार्य करने वाले आंतरिक प्रतिक्रिया बल को अविलंब प्रतिबल कहते हैं। बात समझ में आ गई? जब किसी वस्तु के सतह के ठीक लंबवत कोई बल लगाया जाता है तो वस्तु के एकांक क्षेत्रफल पर कार्य करने वाली आंतरिक प्रतिक्रिया बल को हम क्या कहेंगे? अविलंब प्रतिबल कहते हैं। ये जो अविलंब प्रतिबल होता है ये भी दो प्रकार का होता है। अविलंब प्रतिबल वस्तु में दो प्रकार का होता है। दो प्रकार का कैसे होता है? एक होता है अनुदैर्ध्य प्रतिबल, एक होता है अनुदैर्ध्य प्रतिबल। ध्यान से समझिएगा, ये जो अविलंब प्रतिबल है ये भी कितने प्रकार का है? दो प्रकार का, यानी अनुदैर्ध्य प्रतिबल। अनुदैर्ध्य प्रतिबल क्या है देखिएगा, यदि किसी वस्तु पर कार्य करने वाले विरूपक बल के कारण वस्तु की केवल लंबाई में परिवर्तन हो, केवल वस्तु की लंबाई, जैसे हमने ऐसे खींच दिया, या तो लंबाई बढ़ जाए या लंबाई घट जाए, दो चीज है। या तो लंबाई बढ़ जाए, हमने ऐसा क्या करा, खींच दिया, लंबाई बढ़ गई, या हमने ऐसे रबड़ को ऐसे दाब दिया तो क्या हो जाएगा, घट जाएगी। तो लंबाई घट जाए या बढ़ जाए, यानी लंबाई में जब परिवर्तन हो तो उसके प्रति एकांक क्षेत्रफल पर कार्य करने वाले आंतरिक प्रतिक्रिया बल को हम क्या कहेंगे? अनुदैर्ध्य प्रतिबल कहते हैं। अब अनुदैर्ध्य प्रतिबल भी दो प्रकार का है, या तो लंबाई बढ़ रही है या लंबाई घट रही है। लंबाई बढ़ेगी तो हम बोलेंगे उसको तनन प्रतिबल, और लंबाई यदि घटेगी तो हम बोलेंगे उसको संपीड़न प्रतिबल। बात समझ में आ गई? जैसे ये देखिएगा, ये कोई तार है इस तरीके से, ये, और हमने क्या करा, इस पर फोर्स, ऐसे फोर्स लगाया और ऐसे फोर्स लगाया। ऐसे जब दाबेंगे तो उसकी लंबाई कम हो जाएगी। जब लंबाई कम हो जाएगी तो जब होगी, देखिएगा, जब यदि विरूपक बल लगाने पर वस्तु की लंबाई में कमी हो या संपीड़न हो, यानी छोटी हो जाए, तब हम उस वस्तु के प्रति एकांक क्षेत्रफल पर कार्य करने वाले आंतरिक प्रतिक्रिया बल को हम क्या बोलेंगे? संपीड़न प्रतिबल कहते हैं। और यदि वस्तु की लंबाई में कैसी हो, लंबाई में वृद्धि हो, विरूपक बल लगाने से वस्तु की लंबाई में वृद्धि हो, तब हम कहेंगे वस्तु के प्रति एकांक अनुप्रस्थ क्षेत्रफल पर कार्य करने वाले आंतरिक प्रतिक्रिया बल को तनन प्रतिबल कहते हैं। जब वस्तु की लंबाई को खींच दिया जाए, अर्थात देखिएगा, बल लगाकर हम ऐसे बाहर की ओर खींच रहे हैं, इसमें बल लगाकर बाहर की ओर खींच रहे हैं, ऐसे ऐसे खींच रहे हैं, लाइक रबड़ है हमारे हाथ में, ऐसे खींच दिया, जब खींचेंगे तो उसकी लंबाई में वृद्धि हो जाएगी, तो उसको हम बोलेंगे तनन। क्या बोलेंगे? तनन। तनन बोलेंगे, यानी कि टेंसाइल स्ट्रेस बोलेंगे। और ये क्या है? कंप्रेसिव स्ट्रेस, यानी कंप्रेस कर दिया, उसको दबा दिया। बात समझ में आ गई? ठीक है, तो ये चीज आपको क्लियर हुई नहीं हुई? यहां तक क्लियर हो गई होगी आपको। अब दूसरे नंबर पर आती है आपकी, ये देखिएगा, ये दूसरा कौन सा नंबर चल रहा है, देखिएगा, हमारा जो प्रतिबल है वो दो प्रकार का होता है। प्रतिबल, एक होता है अविलंब प्रतिबल और एक होता है आपका, दूसरा होता है आपका स्पर्श रेखीय या अपरूपण प्रतिबल। अब अविलंब प्रतिबल फिर दो प्रकार का होता है। अविलंब प्रतिबल फिर दो प्रकार का होता है, एक अनुदैर्ध्य प्रतिबल, और आप अनुदैर्ध्य प्रतिबल फिर दो प्रकार का होता है। ठीक है, तो देखिए बहुत सारे प्रकार बन रहे हैं इसमें, तो मैं आपको यहां पर सिखाता हूं। देखिए, ये है आपका प्रतिबल, कितने प्रकार का है? दो प्रकार। एक है अविलंब प्रतिबल या एक है स्पर्श रेखीय या अपरूपण, एक प्रकार, और ये हो गया दो प्रकार। ठीक है, अब ये फिर दो प्रकार क्या है? ये अपरूपण प्रतिबल, ये फिर दो प्रकार का है। एक है अनुदैर्ध्य अविलंब प्रतिबल। ठीक है, अनुदैर्ध्य अविलंब प्रतिबल या अनुदैर्ध्य प्रतिबल, सीधे सीधे बोल दो। और एक होगा इसमें
आयतन प्रतिबल। अब ये फिर दो प्रकार का अनुदैर्ध्य प्रतिबल, ये फिर दो प्रकार का मिलेगा। एक होगा तनन, लंबाई में यदि वृद्धि हो रही है। एक होगा संपीड़न, यदि लंबाई में कमी होगी। ठीक है, बात समझ में आ गई। यदि हम किसी वस्तु है, इस तरीके की कोई वस्तु है, तो उस पर मैंने क्या करा, उस पर मैंने इस तरीके से उस पर मैंने फोर्स लगाया और उसकी लंबाई में क्या कर दी, लंबाई में मैंने उसकी वृद्धि कर दी। और इस तरीके से लंबाई में वृद्धि तो है, लेकिन यहां पर हमने क्या किया है, हमने इस तरीके से ऐसे मैंने उस पर फोर्स लगाया और यहाँ पर इधर से मैंने इस पर एक फोर्स लगाया, यानी कि इस पर जो लंबाई को क्या कर दिया, संपीड़ित, लंबाई को कम कर दिया, यहाँ पर लंबाई को बढ़ा दिया। ठीक है, तो ये समझ में आ गया। अब आयतन प्रतिबल यानी कि आयतन में जब परिवर्तन होगा तो हम उसको क्या बोलेंगे, आयतन प्रतिबल, यानी एकांक आयतन पर कार्य करने वाले आंतरिक प्रतिक्रिया बल को हम क्या बोलेंगे, आयतन प्रतिबल। ठीक है, आयतन प्रतिबल समझ में आ गया। यदि क्या होगा, आयतन में यानी ज्यामितीय आकृति में अपरिवर्तित रहे, लेकिन उसके आयतन में क्या हो जाए, परिवर्तन होता है। आयतन यानी कि जैसे कि ये देखिए, ये गोला है, ये ऐसे कर लीजिए, मान लीजिए कोई गोला है या वृत्त है। ठीक है, गोला है और गोले को हमने चारों तरफ से ऐसे दबा दिया, लेकिन गोला का गोला ही बना रहे, ज्यामितीय आकृति वही है, यानी चारों तरफ से उसको दबाया, रहा गोला का गोला ही, लेकिन उसका आयतन बदल गया। चारों तरफ से मैंने उसको क्या करा, संपीड़ित किया और उसका अभी भी आकृति उसकी अभी भी गोल ही है, लेकिन इसका आयतन बदल गया। तो हम इसको क्या बोलेंगे, तब इस गोले को हम क्या बोलेंगे, यानी कि इसकी एकांक आयतन पर कार्य करने वाले आंतरिक प्रतिक्रिया बल को हम क्या बोलेंगे, आयतन प्रतिक्रिया, यानी कि इसके एकांक क्षेत्रफल पर कार्य करने वाले आंतरिक प्रतिक्रिया बल को हम क्या बोलेंगे, आयतन प्रतिबल कहते हैं। बात समझ में आ गई। अब स्पर्श रेखीय या अपरूपण प्रतिबल कौन सा है, कि जब किसी वस्तु की सतह पर विरूपक बल स्पर्श रेखीय दिशा में लगाया जाता है, तब वस्तु की आकृति परिवर्तित हो जाती है, जबकि उसका आयतन अपरिवर्तित रहता है। आयतन जो का त्यों रहेगा, लेकिन आकृति बदल जाएगी। इस स्थिति में वस्तु के प्रति एकांक क्षेत्रफल पर कार्य करने वाले आंतरिक प्रतिक्रिया बल को स्पर्श रेखीय या अपरूपण विकृति कहते हैं, अपरूपण प्रतिबल कहते हैं। जैसे देखिएगा, मेरे पास इस तरीके का एक, मान लीजिए कोई भी चौकोर गुटका था। ठीक है, अब मैंने इस पर इस तरीके से फोर्स लगाया, तो ये वाली आकृति तो इसकी यानी कि ये ए भी है, ये तो मेरी फिक्स रही, ये वाली दिशा तो फिक्स रही, लेकिन ऊपर वाली भुजा थोड़ी सी झुक गई, थोड़ी सी झुक गई। अभी भी ये देखिएगा, अभी भी ये आकृति देखिएगा, इसका आयतन अभी भी उतना ही रहेगा, क्योंकि ये जितनी ये ऊपर वाली झुका, ये भुजा जितनी आगे की ओर गई, जितनी ये आगे की ओर गई, उतना ही ये आगे की ओर बढ़ गई। तो मतलब अभी भी ये आकृति अभी भी वही रहेगी। ठीक है, आकृति में चेंज हो गया, आकृति में थोड़ा सा चेंज हो गया, लेकिन इसका आयतन आयतन अभी भी बराबर रहेगा, आयतन दोनों का बराबर रहेगा। तब हम ऐसी स्थिति में क्या बोलते हैं, ये अपरूपण विकृति। समझ में आ गई बात। ठीक है, ओके। अब ये थीटा कोण पर विकृति हुई है, थीटा कोण क्या होता है, ये वाला थीटा कोण होता है, बाकी आगे सिखाएंगे जब आपको समझ में आ जाएगा। अब आती है विकृति। विकृति क्या होती है भाई, विकृति समझते हैं। विकृति इसको बोलेंगे हम स्ट्रेन। भाई सिंपल सी बात है, जब हमने इस पर हमने क्या करा, फोर्स लगाया, इसकी आकृति में क्या हो गया, परिवर्तन हो गया। तो ये कितना परिवर्तन हुआ, वही तो विकृति है। तो यहाँ पे लिखेंगे, देखिए पहले समझ लो, जब किसी वस्तु पर बाह्य रूपक बल आरोपित किया जाता है तो वस्तु के आकार अथवा रूप या दोनों में परिवर्तन हो जाता है, तो यह कहा जाता है कि वस्तु विकृत हो गई, यानी कि बिगड़ गई। ऐसी स्थिति में वस्तु के आकार अथवा रूप में होने वाले भिन्नात्मक परिवर्तन को विकृति कहते हैं, यानी कि कितना परिवर्तन हुआ। ठीक है, प्रारंभिक अवस्था के सापेक्ष कितना परिवर्तन हुआ। कोई ज्यादा बिगड़ गई तो उसको बोलेंगे हम ज्यादा विकृति है, कम बिगड़ी उसको बोलेंगे कम विकृति है। बात समझ में आई। ठीक है, अब विकृति भी कई प्रकार की होती है। विकृति देखिए, विकृति यहाँ पर 3 प्रकार की होती है। नंबर 1 अनुदैर्ध्य विकृति,
ठीक है। यदि केवल लंबाई में परिवर्तन हो या लंबाई में क्या हो, लंबाई बिगड़ जाए, वस्तु की लंबाई में केवल परिवर्तन हो रहा है और किसी में परिवर्तन नहीं हो रहा, तो उसको बोलेंगे हम अनुदैर्ध्य विकृति। यदि विरूपक बल वस्तु की केवल लंबाई में परिवर्तन करता है तो हम उसको बोलेंगे कि भैया वो अनुदैर्ध्य विकृति है। अनुदैर्ध्य विकृति बराबर क्या है, प्रारंभिक लंबाई बट्टे लंबाई में कितना परिवर्तन हुआ। लंबाई मान लीजिए एक तार की लंबाई 5 मीटर है, अब उस पर हमने फोर्स लगाया, एफ फोर्स लगाकर उसकी 5.2 मीटर कर दी, तो 5 मीटर उसकी लंबाई थी और 0.2 मीटर लंबाई उसकी बढ़ गई, तो ये उसकी क्या कहलाएगी, अनुदैर्ध्य विकृति कहलाएगी। अनुदैर्ध्य विकृति मतलब क्या है, प्रारंभिक लंबाई में वृद्धि बट्टे प्रारंभिक लंबाई, उसकी लंबाई में कितना परिवर्तन हुआ। आयतन विकृति नंबर 2, आयतन विकृति, यदि किसी विरूपक बल लगाने से केवल वस्तु के आयतन में परिवर्तन हो तो हम कहेंगे कि उसमें आयतन विकृति है। तो आयतन विकृति बराबर आयतन में परिवर्तन बट्टे प्रारंभिक आयतन, आयतन घट भी सकता है, आयतन बढ़ भी सकता है। फिर आती है अपरूपण विकृति, तो यदि विरूपक बल वस्तु की केवल आकृति में परिवर्तन करता है जबकि उसका आयतन अपरिवर्तित रहता है, वस्तु की आकृति में बदल दे, वस्तु की आकृति बदल जाए लेकिन उसका आयतन ना बदले, तब हम कहेंगे ऐसी वस्तु को क्या बोलेंगे, वस्तु की ऐसी विकृति को हम बोलेंगे अपरूपण विकृति। समझ में आई बात, नहीं आई। इस अपरूपण विकृति को केवल हम थीटा से प्रदर्शित करते हैं कि ये कितने कोण पर हमने इसको झुका दिया, कितने कोण पर हमने इसको बदल दिया उसका, ठीक है। तो ये हो गया। अब आता है आपका हुक का नियम, हुक का नियम, ठीक है। हुक का नियम क्या है भाई, बहुत ही सिंपल है। अब आपको पता है, मैं इस पर देखिएगा थोड़ा सा फोर्स लगाया, ध्यान से, थोड़ा सा मैंने इस पर विरूपक बल लगाया, थोड़ी सी आकृति चेंज हुई, लेकिन इस पर मैंने पूरा एकदम फोर्स लगा दिया, ज्यादा हमने इस पर फोर्स लगाया तो ये पूरी तकिया का आकार रूप दोनों चीज बदल गई। तो मतलब जितना मैं इस पर प्रतिबल लगाऊंगा उतनी ही इसमें क्या होगी, विकृत होगी। विकृत का मतलब उतनी ही इसकी आकृति बिगड़ेगी, अर्थात उतनी ही विकृति पैदा होगी। तो मतलब क्या है कि प्रत्यास्थता की सीमा में किसी वस्तु में उत्पन्न प्रतिबल या किसी वस्तु में उत्पन्न या किसी वस्तु पर लगाया गया प्रतिबल उसमें उत्पन्न विकृति के अनुक्रमानुपाती होता है। मतलब किसी वस्तु पर हम जितना ज्यादा प्रतिबल लगाएंगे उसकी विकृति उतनी ही ज्यादा होगी। मतलब किसी वस्तु पर जितना ज्यादा प्रतिबल लगाएंगे उसमें विकृति भी उतनी ही ज्यादा होगी। वस्तु पर जितना बल लगाएंगे उसमें उतना ही ज्यादा वस्तु बिगड़ेगी, अर्थात उसका आकार, उसका रूप, उसकी आकृति, उसका ढांचा उतना ही परिवर्तित होगा। बात समझ में आई। इस चिन्ह को देखिएगा, ये है, यहां पर देखिए मैं समझाता हूं। हुक का नियम, ये जो होता है प्रतिबल विकृति के, या कहिए विकृति प्रतिबल के या प्रतिबल विकृति के अनुक्रमानुपाती होता है। इस चिन्ह को जब भी हम हटाते हैं तो यहाँ पर एक बराबर आएगा और एक चिन्ह आता है यहाँ पर ई। ई क्या है, यहाँ पर ई एक नियतांक है जिसे हम प्रत्यास्थता गुणांक कहते हैं, जहां ई एक नियतांक है जिसे प्रत्यास्थता गुणांक कहते हैं। तो भैया ई बराबर क्या हो जाएगा, ई बराबर हम मान निकालेंगे प्रतिबल बट्टे विकृति। तो प्रत्यास्थता गुणांक बराबर प्रतिबल बट्टे विकृति। बात समझ में आई। हुक का नियम आपको समझ में आ गया। लघु विकृतियों के लिए अर्थात प्रत्यास्थता की सीमा में किसी वस्तु पर लगाया गया प्रतिबल उसकी विकृति के अनुक्रमानुपाती होता है। बात खत्म, ठीक है। तो ये यहां से आप थ्योरी यहां से ले लोगे, ठीक, ये आ गया।
ठीक है। ये यहाँ पर एक अनुक्रमानुपाती नियतांक जिसे उस पदार्थ का प्रत्यास्थता गुणांक कहते हैं, ठीक है। तो यह निष्कर्ष है, हुक का नियम कहलाता है। लघु विकृतियों के लिए अर्थात प्रत्यास्थता की सीमा में प्रतिबल तथा विकृति का अनुपात सदैव नियत रहता है। और ये जो कैसा आता है, एकदम सीधी ढाल आता है, ये ग्राफ है प्रतिबल और विकृति का। जितनी ज्यादा हम किसी वस्तु पर जितना ज्यादा प्रतिबल लगाएंगे उसमें उतनी ही ज्यादा क्या होगी, विकृति पैदा होगी। और प्रत्यास्थता गुणांक का मात्रक क्या होता है, न्यूटन प्रति मीटर स्क्वायर। इसकी ये विमीय सूत्र होता है, ठीक है। आगे प्रत्यास्थता गुणांक का परिभाषा, मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी। इसका प्रत्यास्थता की सीमा में किसी वस्तु में कार्यरत प्रतिबल, किसी वस्तु पर कार्य करने वाला प्रतिबल उसके संगत विकृति के अनुपात क्या कहलाता है, पदार्थ का प्रत्यास्थता गुणांक कहलाता है। यानी प्रतिबल बट्टे विकृति बराबर ये आया था ना, आया था। तो किसी वस्तु पर कार्य करने वाले प्रतिबल तथा उसके कारण उत्पन्न वस्तु में विकृति के अनुपात को उस वस्तु का या उस वस्तु के पदार्थ का प्रत्यास्थता गुणांक कहते हैं। बात समझ में आ गई? ये परिभाषा आप लिख लीजिएगा, ठीक। प्रत्यास्थता गुणांक वस्तु के पदार्थ की प्रकृति पर निर्भर करता है, ठीक है। और उसकी विमाओं, लंबाई, चौड़ाई, आयतन पर निर्भर नहीं करता है, केवल पदार्थ की प्रकृति पर निर्भर करता है। आयतन, लंबाई, चौड़ाई, ताप, दाब किसी पर निर्भर नहीं करता है। आगे प्रत्यास्थता गुणांक। प्रत्यास्थता गुणांक कितने प्रकार का होता है? 3 प्रकार का। एक यंग प्रत्यास्थता गुणांक, आयतन प्रत्यास्थता गुणांक और दृढ़ता गुणांक, ठीक है। ये इंपोर्टेंट है, यहाँ पर एक बीएससी में सवाल बनता है, यंग प्रत्यास्थता गुणांक। ये इंपोर्टेंट है या वेरी इंपोर्टेंट कर लीजिए, ठीक है। चलो देखते हैं कितना, 30 मिनट हो गई होंगी तो नहीं कराएंगे, लेकिन नहीं और करा देंगे, ठीक है। 28 मिनट हो गई हैं तो इसको ही मैं करा दूंगा, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। यंग प्रत्यास्थता गुणांक कर लेंगे हम, ठीक है, ओके। अब देखिएगा यंग प्रत्यास्थता गुणांक का फॉर्मूला। यंग प्रत्यास्थता की सीमा में किसी वस्तु में उत्पन्न अनुदैर्ध्य प्रतिबल तथा उसके द्वारा उत्पन्न अनुदैर्ध्य विकृति के अनुपात को उस वस्तु के पदार्थ का यंग प्रत्यास्थता गुणांक कहते हैं। मतलब प्रत्यास्थता की सीमा में किसी वस्तु पर, अरे क्या लिख दिया मैंने, चलो मैं लिख दे रहा हूं, देखो परिभाषा। यंग प्रत्यास्थता गुणांक प्रत्यास्थता की सीमा किसी वस्तु पर कार्यरत अनुदैर्ध्य प्रतिबल तथा उसके द्वारा उत्पन्न अनुदैर्ध्य विकृति के अनुपात को उस वस्तु के पदार्थ का यंग प्रत्यास्थता गुणांक कहते हैं। इसे y से प्रदर्शित
करते हैं। यानी जब हम किसी वस्तु पर अनुदैर्ध्य प्रतिबल लगाएंगे, ठीक है, तथा और उस अनुदैर्ध्य प्रतिबल के द्वारा वस्तु में अनुदैर्ध्य विकृति उत्पन्न होगी, तो उन दोनों के अनुपात को उस वस्तु के पदार्थ का यंग प्रत्यास्थता गुणांक कहते हैं। अर्थात यंग प्रत्यास्थता गुणांक अनुदैर्ध्य प्रतिबल बट्टे अनुदैर्ध्य विकृति दैर्ध्य, ठीक है। विकृति ये हो जाएगा, ये आपका फॉर्मूला निकल कर आ गया, ठीक है। यहां से अनुदैर्ध्य यानी कि यंग प्रत्यास्थता गुणांक के लिए एक यहां से क्या बनता है, एक डेरिवेशन बनता है। पहले तो ये चीज समझ लो, ठीक है, ये चीज समझ में आ गई आपको। यहां से अब इसके लिए हम क्या करेंगे, एक डेरिवेशन करेंगे, ठीक है। माना मेरे पास ये देखिएगा, ये कोई दृढ़ आधार है, ठीक है, और इस पर एक कोई तार है, जिसकी लंबाई है L, ध्यान से समझते रहना, इसकी लंबाई है L, ओके। और इस पर हमने क्या करा, F बल लगाया, F बल लगाया, F बल लगाकर नीचे की ओर खींचा, तो इसमें L लंबाई की इसमें क्या हो गई, वृद्धि हो गई। L लंबाई की क्या हो गई, इसमें वृद्धि होगी। ध्यान समझिएगा, या आप कह सकते हो डेल्टा L, या L लिख लो, स्मॉल L लंबाई की, या आप कह सकते हो इसको डेल्टा L, या आप सीधे सीधे L रहने दो, L रहने दो, कोई दिक्कत नहीं है। लंबाई में वृद्धि आप किसी भी चीज से प्रदर्शित करते हो, आपका मन है, ठीक है। या तो इससे कह सकते हो, या आप डेल्टा L इस तरीके से DL भी प्रदर्शित कर सकते हो, आपका मन है, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। मैं L से ही प्रदर्शित कर रहा हूं, इसलिए आप इससे ज्यादा कंफ्यूज मत होना, ठीक है। F बल लगाया तो इससे इसकी लंबाई में यानी कि L लंबाई की वृद्धि हो गई। अब ये जो तार है, इसकी हम त्रिज्या की हम बात करें, इसकी जो त्रिज्या है ये R है, ठीक है। और ये ऊपर यहाँ पे दृढ़ आधार से बंधा हुआ है, यानी कि ये फिक्स कर रखा है, ये वाला सिरा यहाँ पर फिक्स है, ओके। चलिएगा, तब हम इसका यंग प्रत्यास्थता गुणांक निकालेंगे, ठीक है। तो यहाँ पे लिख दो, माना एक स्मॉल r त्रिज्या, स्मॉल r त्रिज्या का स्मॉल r या s नहीं, स्मॉल r नहीं बोलिए, यहां पे गए, एक लंबाई L तथा अनुप्रस्थ काट क्षेत्रफल A का कोई तार का एक सिरा दृढ़ आधार से बना है। माना तार के दूसरे सिरे पर बाह्य बल F लगाकर
खींचा जाता है तो तार में लंबाई L की वृद्धि हो जाती है। तब निकालेंगे अनुदैर्ध्य विकृति, क्योंकि आपको पता है जब तार में हमने क्या बताई है कि जब लंबाई में वृद्धि होती है या लंबाई में परिवर्तन होता है तो वहां पर अनुदैर्ध्य विकृति होती है। अनुदैर्ध्य विकृति बराबर क्या होता है, लंबाई में परिवर्तन बट्टे प्रारंभिक लंबाई। लंबाई में कितनी परिवर्तन है, कितनी वृद्धि हुई है, यानी L, और प्रारंभिक लंबाई थी कैपिटल L, तो ये निकल आई आपकी अनुदैर्ध्य विकृति। ठीक है, पहली चीज। अब अनुदैर्ध्य प्रतिबल लगाएंगे। अनुदैर्ध्य प्रतिबल, अनुदैर्ध्य प्रतिबल का फॉर्मूला क्या है, विरूपक बल बट्टे अनुप्रस्थ क्षेत्रफल। अनुदैर्ध्य प्रतिबल विरूपक बल यहाँ पर क्या है, जो बाह्य बल लगाया गया क्या है, F है, और अनुप्रस्थ क्षेत्रफल यहाँ पर A है, कोई दिक्कत नहीं है। अतः अब हम निकालेंगे, क्या निकालेंगे, यंग प्रत्यास्थता गुणांक बराबर क्या हो जाएगा, अनुदैर्ध्य प्रतिबल बट्टे अनुदैर्ध्य विकृति। तो y बराबर अनुदैर्ध्य प्रतिबल का मान कितना आया, F अपॉन A, F बट्टे A, और ये कितना आया था, स्मॉल l बट्टे कैपिटल L, यही था ना, स्मॉल l बट्टे कैपिटल L। इसकी मल्टीप्लाई इसमें और इसकी मल्टीप्लाई इसमें, तो y इज इक्वल टू एफ एल बट्टे स्मॉल ए एल, ये आ जाएगा। ठीक है, अब हम मान रहे हैं, मान लीजिए कि इस पर ये जो एफ, मान लीजिए कुछ एम द्रव्यमान का भार नीचे की ओर लटका दें, और इसकी ये आपको पता ही है, इसका जो अनुप्रस्थ क्षेत्रफल कितना है, अनुप्रस्थ क्षेत्रफल ए है, तो भैया हमने मान लिया, माना तार पर द्रव्यमान एम का लटका दिया जाए, तब F बराबर क्या हो जाएगा, उसका भार क्या यानी कि mg नीचे की ओर लगेगा, और A बराबर आपका क्या हो जाएगा, पाई आर स्क्वायर, क्योंकि उसकी त्रिज्या r थी, तो ये y बराबर क्या हो जाएगा, mgl बट्टे पाई आर स्क्वायर स्मॉल l। तो ये आपका यंग प्रत्यास्थता गुणांक, ये हो जाए एक फॉर्मूला ये हो जाएगा। तो यंग प्रत्यास्थता गुणांक के ये दो फॉर्मूले आपके निकल कर आ चुके हैं। ठीक है, स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। अब यहाँ पर देखिएगा, यंग प्रत्यास्थता गुणांक एक, ये फॉर्मूला हमने निकाल दिया, एक ये आ गया mgl बटे ये, यहाँ पर मात्रक वही रहेगा, न्यूटन मीटर स्क्वायर प्रति, ये विमा हो गया। ठीक है, और यहाँ पे लिखा हुआ है, किसी वस्तु के लिए यंग प्रत्यास्थता गुणांक उस वस्तु के पदार्थ के लिए एक नियतांक होता है, अर्थात एक ही पदार्थ की बनी हुई सभी वस्तुओं के लिए यंग प्रत्यास्थता गुणांक समान रहेगा। यानी कि मेरे पास लोहे की बहुत सारी हमने एल लंबाई की छड़ें बना दी हैं, उन पर हम बल लगाएंगे तो उनका यंग प्रत्यास्थता गुणांक हर समय बराबर आएगा। ठीक है, हर जगह बराबर आएगा। आगे हम सिद्ध करेंगे, अगली बार हम सिद्ध करेंगे, रबड़ की अपेक्षा स्टील अधिक प्रत्यास्थ होती है, क्यों। ठीक है, रबड़ की अपेक्षा स्टील क्यों प्रत्यास्थ होती है, अधिक प्रत्यास्थ होती है।
ये हम करेंगे कल सिद्ध। आज का वीडियो कमेंट करके बताइएगा वीडियो कैसा लगा, ठीक है। वीडियो को लाइक करके शेयर कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। ओके।